हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा जो केस है वो केस है हमारे पास में बिल डिस्काउंटेड विद बैंक का। ठीक है, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक के अंदर क्या होता है, एक बार दोबारा से मैं रिवाइंड कर देता हूं ताकि रिकॉर्ड भी हो जाए। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स से गुड्स परचेज किए और मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा। बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया मिस्टर वाई ने और ट्रांसफर कर दिया किसको, मिस्टर एक्स को। ड्यू डेट 3 महीने की थी, 3 महीने बाद ड्यू डेट में पैसा आना था, लेकिन मिस्टर एक्स का जो पेशेंस था वो लूज हो गया करीब 1 महीने बाद, और वो अपने बैंक के पास पहुंचे और बोला कि इसको एनकैश करवाना चाहता हूं, मैं इस बीआर को एनकैश करवाना चाहता हूं, यानी कि आप इस बीआर को अपने पास रख लीजिए, ड्यू डेट पे जाकर के आप वाई से पैसे ले लीजिएगा और आज ही मुझे इसके पैसे दे दीजिएगा। तो बैंक ने बोला कि इसके लिए डिस्काउंटिंग चार्जेस लगेंगे 10% पर एनम के हिसाब से। अब बैंक जो थे ये डिस्काउंटिंग चार्जेस उतने ही ले सकते थे जितने टाइम इसको बैंक होल्ड करेंगे। तो 3 महीने का हमारे पास में बिल ऑफ एक्सचेंज था, जिसमें से कि 1 महीना इसको मिस्टर एक्स ने होल्ड किया था और 2 महीना बैंक होल्ड करने वाला था। तो बैंक ने होल्डिंग चार्जेस के नाम पे, डिस्काउंटिंग चार्जेस के नाम पे 10% का अमाउंट बताया मिस्टर एक्स को। तो वो हमने काउंट किया किस तरीके से, डिस्काउंटिंग चार्जेस अगर 10% पर एनम है तो 1 लाख का बीआर था, 10% अमाउंट है और 2 मंथ्स के लिए बैंक इसको होल्ड करेगा, पूरे साल के लिए तो करेगा नहीं, 10% पर एनम का रेट था, 2 मंथ्स के लिए नहीं था। तो 2 मंथ्स के लिए हमने अमाउंट निकाल दिया 1667 और बीआर हमारे पास था 1 लाख रुपीस का। 1 लाख में से इतने पैसे कटेंगे यानी कि डिस्काउंटिंग चार्जेस माइनस होंगे, तो हमारे पास 98,333 रुपीस जो है वो बच करके आ जाएंगे, यानी कि बैंक जो है वो डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लेगा 1667 और मिस्टर एक्स को पे कर देगा 98,333 रुपीस। ठीक है जी। अब ड्यू डेट पे बैंक जो है वो मिस्टर वाई के पास जाते हैं और मिस्टर वाई हाथ जोड़ करके उनको पेमेंट कर देते हैं ₹1 लाख। ये थी पूरी की पूरी कहानी। ठीक है जी। अब जर्नल एंट्रीज लिखेंगे, अपने पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। नंबर 1 हमारी जर्नल एंट्री, सेल और परचेज की इवेंट्स को पहचानना है हमारे को। सबसे पहला इवेंट क्या था, ये था सेल ऑफ गुड्स का। नंबर 2 इवेंट क्या था, ये प्रॉमिस टू पे का था। नंबर 3 एनकैशमेंट का था और नंबर 4 कैश पेड बाय मिस्टर वाई टू बैंक का था। तो सबसे पहले हमने जर्नल एंट्री लिखी, बुक्स ऑफ एक्स और बुक्स ऑफ वाई। बुक्स ऑफ एक्स में लिखिए और बुक्स ऑफ वाई में लिखिए। बुक्स ऑफ एक्स में लिखेंगे हम वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट सेल्स की है ना, वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, टू एक्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। जी क्या हाँ जी बेटा, परचेजेस, हाँ अच्छा मैंने परचेज बोला, ठीक है जी। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, ठीक है जी। अच्छा आगे लिखिएगा, नेक्स्ट इवेंट क्या हो रहा है हमारे पास में, बिल ऑफ एक्सचेंज का, और उसमें एक्सेप्टेंस की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, मैडम फिर कहेंगे बीआर बोलते हैं या बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। दीदी नरेशन की जगह छोड़ दो, अच्छा तो एक लाइन और छोड़ दो। क्या नाम है तुम्हारा, आगे गुप्ता। एक लाइन यार, साफ सुथरा काम क्या करो ना, अच्छी राइटिंग कितनी अच्छी है दीदी, और काम का एक लाइन के पीछे ना वैसा लगता है बिल्कुल कंजस्टेड हो जाता है। अच्छा ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, माइंड मत करिए। अच्छा हाँ जी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, वाई से रिसीव हुआ है, ठीक है जी। और वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री होगी, एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट,
एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। जो बच्चे आज की क्लास में हैं, ये दो एंट्रीज मैंने लास्ट क्लास में करवा दी थी, आप लोगों को समझ में आई? ठीक है जी, ओके। तो ये क्यों डेबिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ? अब देखो जी, अब बात आती है डिस्काउंटिंग चार्जेस की, थर्ड एंट्री में। बाकी सब कुछ सेम होगा, लेकिन डिस्काउंटिंग चार्जेस की बात अलग होगी। डिस्काउंटिंग चार्जेस मिस्टर एक्स के लिए एक्सपेंस है, ये आप मानते हैं, और बैंक के लिए इनकम है, ये आप मानते हैं। इनकम क्रेडिट होती है और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, यानी कि बैंक की बुक्स ऑफ अकाउंट में ये अमाउंट क्रेडिट होगा और एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में ये अमाउंट डेबिट होगा। सर बैंक की बुक्स ऑफ अकाउंट अपने को बनानी नहीं है, हमें तो सिर्फ एक्स और वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है। तो हमारे पास एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में जनरल एंट्री क्या लिख देंगे हम? सर हम लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है जी, तो हम क्या कह रहे हैं सर, हमारा बीआर चला गया, यानी कि एक एसेट कम हो गया, एक एसेट बढ़ गया, बैंक बढ़ गया। ये पैसा कहां डिपॉजिट कर दिया हमने? अपने बैंक अकाउंट में मिस्टर एक्स ने। तो बैंक बढ़ गया इसलिए डेबिट, बीआर घट गया इसलिए एसेट है क्रेडिट, और डिस्काउंटिंग चार्जेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ गए इसलिए डेबिट। तो हमारा अमाउंट क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1667 डिस्काउंटिंग चार्जेस में, 98,333 रुपीज बैंक में, और 1 लाख रुपीज बीआर में। इस टाइम पे भाई साहब तो कुछ बोलेंगे नहीं, उनके मुंह पे टेप लगा दो, डैश लगा दो। ठीक है जी, वाई के कॉलम में डैश लगा दो। इसकी हाँ जी नरेशन लिखिएगा यहाँ पे, being bill discounted with bank, being bill discounted with bank, comma discounting charges 10% per annum। ठीक है जी, ओके। और डेट कौन सी लिखोगे? 1 फरवरी। ये जर्नल एंट्री कब फॉर्म की जाएगी? 1 फरवरी। अब ड्यू डेट पे क्या मिस्टर एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री होगी? नहीं होगी। किसकी में होगी? सिर्फ बैंक में होगी या फिर वाई में होगी। बैंक की अपने को बनानी नहीं है। वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री होगी? सर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में, एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री होगी? डैश, नो एंट्री, क्योंकि उसको उसका पैसा मिल चुका है। वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होगी सर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी कम हो गई उसकी, लायबिलिटी कम हो जाती है तो क्या हो जाती है? डेबिट। और साथ ही एसेट कम हो गया, एक एसेट यानी कि कैश या फिर बैंक कम हो गया तो वो क्या हो जाता है? क्रेडिट। डन? बात समझ में आई? किसी को पूछना है तो पूछो। जी बेटा, अगर अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो मार्क्स कट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुनो जी, नरेशन का मतलब क्या होता है और जनरल एंट्री का मतलब क्या होता है? मान लो हमारे बीच में कोई साइंस स्टूडेंट बैठा हुआ है जिसको पता ही नहीं है, कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, और डेबिट और क्रेडिट के बीच में वो हल्का सा स्लैश क्यों डाल करके हम लिखते हैं? क्योंकि वो हमारे कॉलम्स इस तरीके से बने हुए होते हैं, तो उसको पता ही नहीं है। कोई एक लेमैन है, उसको कैसे पता लगेगा कि ये किस चीज की जनरल एंट्री लिखी हुई है? तो उसके लिए होती है नरेशन, आम बंदे को समझाने के लिए। और आम बंदे को समझाने में जितनी इंग्लिश लगती है ना वो आपको आती है, तो आप नरेशन अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और एक बात बता दूं तुम्हारे को आगे के लिए भी, ऐसा नहीं है कि हमारे पास में जो थ्योरी होती है वो हमारे को, मतलब स्कूल से ना हमें आदत पड़ी हुई होती है रट्टू तोते की तरह। हमारे टीचर्स कहते हैं हमारे को कि सर यही वाली थ्योरी आप लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे तो ही आपको नंबर मिलेगा। ऐसा गलत है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं आज, और यही सच्चाई है। ठीक है जी, जैसे मेरा वचन ही है शासन, ठीक है ना, बिल्कुल वही सच्चाई है ये वाली। तो बात दरअसल ये होती है कि एक क्वेश्चन के अंदर कभी भी है ना कोई कंटेंट होता है, किसी एग्जामिनर के दिमाग में, किसी पेपर चेक करने वाले पर्सन के हिसाब से। जैसे इन्होंने क्वेश्चन ड्राफ्ट किया मेरे लिए, तो क्वेश्चन से पहले इन्होंने अपने दिमाग में उसका आंसर सोच लिया होगा ना, बिल्कुल सही बात है। अगर वो कंटेंट पूरा हो जाता है इनके हिसाब से, तो चाहे लैंग्वेज मैंने अपनी लिखी हो या इन्होंने अपने दिमाग में सोची हुई लिखी हो, बात समझ में आई? एक्टिव और पैसिव लैंग्वेज आपको मालूम है ना, तो चाहे इन्होंने कुछ भी लिखी हुई हो लैंग्वेज अपने दिमाग में और मैंने कुछ भी लिखी हुई हो अपने पेपर में, मेरे नंबर नहीं कटेंगे। नंबर पता है कब कटते हैं?
नंबर तब कटते हैं जब हम इनके द्वारा सोचा गया कंटेंट अपने पेपर में नहीं लिखते और हमारे टीचर को ना हमारे पे विश्वास नहीं होता कि हम उसका सोचा हुआ कंटेंट ही लिख पाएंगे। तो वो पता है क्या कहता है, सुनो बच्चों ये हमारा आंसर है, इसको याद कर लो। असल में वो आंसर याद नहीं करना होता, उसका कंटेंट पीना होता है। अगर आपने कंटेंट पी लिया, अब अपनी लैंग्वेज में लिख लो। और सर डे बाय डे जितना लिखोगे ना लैंग्वेज उतनी प्यारी होती जाएगी। शुरू में हम मिस्टेक्स करते हैं, तो ये तो एक जनरली एक नरेशन की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको लॉ की बात कर रहा हूं, मैं तो आपको इनकम टैक्स, मैं तो आपको टैक्सेशन जीएसटी सब चीजों की बात कर रहा हूं। और हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर नहीं है जी, फिर भी इंटर लेवल पे 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू दे दिया गया है कि बच्चे बेचारे पास हो जाए। किसी आसान नहीं आता, वो मजाक कर रहा हूं कि बच्चे बेचारे पास हो जाएं किसी तरह। एमसीक्यू के आंसर कैसे दिखते हैं सच बताना, चाइनीज बेबी जैसे, एम आई राइट, सारे एक जैसे दिखते हैं ना। तो हमारे को भी चाइनीज मदर बनना पड़ता है, हम नहीं पहचानेंगे एज एन इंडियन मदर, चाइनीज मदर पहचान लेगी हाँ ये मेरे वाला है। तो उससे इतने फेमिलियर हो जाओ कि तुम्हें डैम श्योर हो कि यही वाला आंसर है। समझ में आई मेरी बात? ओके चले आगे। अब मैं कहाँ पहुंच गया था, क्या करवा रहा था? फोर्थ की इशू का था। हाँ ये वाला केस पूरा हो गया, हाँ ठीक है, ओके डन। नेक्स्ट केस लिखिएगा बेटा, कौन सा रह गया? एंडोर्समेंट वाला। बिल एंडोर्स्ड बाय ड्रॉअर। ठीक है, आओ समझते हैं इसको। कामचोर इंसान है ना, हमेशा अपनी मेहनत बचा ही लेता है। आओ बढ़ते, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं। ये देखो, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड सेल किए और साथ ही एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा और उसको मिस्टर वाई ने एक्सेप्ट करके 3 महीने का था वो, किसको भेज दिया? मिस्टर एक्स को। मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को भेज दिया। ओके डन सर। अब मिस्टर एक्स का एक क्रेडिटर था जिसका कि नाम था मिस्टर जेड। कौन था ये? क्रेडिटर। और 1,20,000। मिस्टर एक्स ने मिस्टर जेड से किसी जमाने में सामान खरीदा होगा और मिस्टर जेड हमेशा उसको पैसा पे करने के लिए बोलते रहते होंगे। अब मिस्टर एक्स के पास में बेचारा गरीब आदमी है, पैसा तो होता नहीं था, तो इसने कहा कि सर मेरे पास पैसा तो है नहीं, पैसे जैसी एक चीज है मैं आपको दे दूं क्या? मिस्टर जेड कहते हैं वैसे ही नालायक पता नहीं कब पैसा देगा, चलो ये चीज ही ले लेते हैं। तो उसने क्या किया? बिल ऑफ एक्सचेंज, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ले लिया। मिस्टर एक्स ने मिस्टर जेड को बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया जो कि उनके पास में एक्सेप्ट करके किसने दिया हुआ था? वाई ने। यानी कि मिस्टर एक्स पता क्या कह रहे हैं मिस्टर जेड को? मिस्टर एक्स कह रहे हैं मैंने वाई से पैसा लेना है, तुमने मेरे से पैसा लेना है, क्यों ना डायरेक्ट जाकर के तुम वाई से पैसा ले लो मेरे बिहाफ पे। मिस्टर जेड कहते हैं ओके ओके ठीक है बढ़िया। अब यहां पे उन्होंने देखा मिस्टर जेड ने कि उसके ऊपर लिखा हुआ था वो बिल ऑफ एक्सचेंज कितने का था? 1 लाख रुपए का बीआर था। और मिस्टर जेड ने मिस्टर एक्स से लेने कितने थे? 1,20,000। अब यहाँ पे है ना एक लोचा है, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से कानों को बड़ा करके, आमिर खान जैसे कान बना लो ऐसे बने, ठीक है? तो मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ होता है कि मिस्टर एक्स ट्रांसफर बीआर
टू मिस्टर जेड इन फुल सेटलमेंट। क्या लिखा हुआ होता है? इन फुल सेटलमेंट। या फिर ये फुल सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ होता। अगर फुल सेटलमेंट लिखा है इसका मतलब मिस्टर जेड ने मिस्टर एक्स को 20,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मिस्टर जेड ने 1,20,000 रुपए मिस्टर एक्स से लेने थे, लेकिन 1,00,000 रुपए का बीआर लेकर के छोड़ दिया उसको कि जा नारायण कोई बात नहीं 20,000 तेरे को छोड़ देता हूं। अगर लिखा हुआ हो इन फुल सेटलमेंट, अगर फुल सेटलमेंट ना लिखा हुआ हो तो हम बीआर ट्रांसफर करेंगे और जेड की लायबिलिटी भी खत्म करेंगे एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में, मगर कितने रुपए से? सिर्फ 1,00,000 रुपए से। 20,000 रुपए का क्रेडिटर वो अभी भी बना रहेगा। क्यों जी, मेरी बात समझ में आई? अब यहाँ पे वर्ड कहीं लिखा हुआ है इन फुल सेटलमेंट? मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ पे लिख लेना अपने पास में इन फुल सेटलमेंट। मैं छोटा सा लिख देता हूँ इन फुल सेटलमेंट। सेटलमेंट को एसईटी लिख दिया मैंने बस। ठीक है, अच्छा जी। अब क्या हो रहा है? अच्छा आप लोग ये बना रहे हैं? अच्छा सुनो, अब आगे की कहानी तो सुन लो पहले। अब क्या हुआ? मिस्टर जेड ने मिस्टर वाई को ये बीआर दिया ड्यू डेट पे, और मिस्टर वाई ने मिस्टर जेड को अपने साइन पहचान करके पे कर दिया। कितना रुपया? 1,00,000। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्काउंट आ जाएगा। मैं इस चीज को लिख देता हूं, डिस्काउंट फ्रॉम Z to X in case of full settlement। ये कितना है? क्रेडिटर था 1,00,000 रुपए का, सॉरी 1,20,000 का, और बीआर था 1,00,000 का। देयरफॉर डिस्काउंट था 20,000 का। और ये डिस्काउंट, इधर देखो, ये डिस्काउंट मिस्टर एक्स के लिए खुशखबरी है, यानी कि ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, और मिस्टर वाई के लिए डिस्काउंट अलाउड है, यानी कि दुख की बात है। जेड, हाँ वाई गलती से किया, जेड के लिए, जेड के लिए अलाउड है, यानी कि एक तरीके का लॉस है। तो ये डिस्काउंट मिस्टर एक्स के लिए इनकम की तरह से अगर होगा तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, और अलाउड है मिस्टर जेड के द्वारा, तो ये डिस्काउंट अलाउड मिस्टर जेड की बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये उसका एक्सपेंस या लॉस है। ठीक है जी, ओके, समझ में आई बात? इसको नोट कर लो अच्छे से। एक्स ने भी जेड को एक महीने बाद दिया। क्या सर? एक्स ने जेड को एक महीने बाद दिया। नहीं सर, सेम डे में दे दिया। जो डेट दी हुई होगी वो डेट लिख लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिस्काउंटिंग चार्जेस थोड़ी ना होते हैं इस केस में। तो डेट लिखेंगे जिस डेट पे उसने उसको पास किया है, और अगर नहीं लिखी होगी तो हम तो उसी डेट को मान देंगे। हाँ,
हाँ जी, हटा दूं इसको, ठीक है। फर्स्ट टू एंट्री रिमेन सेम, एक्स वाई और जेड, तीन बुक्स ऑफ अकाउंट बनेगी। जल्दी से तीन कॉलम बना दीजिए एक्स वाई और जेड के। एक्स वाई और जेड, तीन की बुक्स ऑफ अकाउंट बनेगी। सबसे पहले एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या जर्नल एंट्री होगी, वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट सेल्स की। और वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। ठीक है जी, नरेशन लिखेंगे आप लोग वैसे ही जैसे कल लिखवाई थी। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या बनेगी, एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, और वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या बनेगी, एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। लिखिए जल्दी जल्दी से, फिर मैं थर्ड एंट्री लिखता हूं। फर्स्ट टू एंट्री रिमेन सेम, और सेम लिख के मत छोड़ देना, क्योंकि जितनी बार लिखोगे उतनी बार चीजें याद होंगी, समझी जाएंगी। मतलब देखिएगा थर्ड एंट्री क्या हो। अब ये बी आर किसने ट्रांसफर किया है, एक्स ने जेड को, तो बी आर किसका चला गया, एसेट किसका कम हो गया, एक्स का। तो क्या मैं यहाँ पे टू बी आर लिख सकता हूँ, हाँ सर। अच्छा, ये बी आर मिस्टर जेड के लिए भी एसेट है, तो उसका एसेट बढ़ गया, तो मैं क्या कह सकता हूँ, बी आर अकाउंट डेबिट। एसेट बढ़ता है डेबिट हो जाता है, घटता है क्रेडिट हो जाता है। अच्छा जी, अब सोचो, इसको इनकम रिसीव हुई थी बाय वे ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और इसका डिस्काउंट उसके लिए क्या है, उसके लिए दुख है, उसकी खुशी इसके लिए दुख है, तो ये हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, ओके। तो इसके खर्चे और इसका एसेट, इसके खर्चे और इसका एसेट दोनों बढ़ गए, जबकि यहाँ पे इसका एसेट कम हो गया और इसको इनकम हुई। ओके, डेबिट क्रेडिट क्यों हुआ। अब सर एक दूसरे के नाम आ जाएंगे, 2x और z डेबिट। सर देखो, x की बुक्स ऑफ अकाउंट में y का क्या रोल था, वो उसका क्रेडिटर था, लाइबिलिटी थी। लाइबिलिटी कम हो जाती है तो क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। देखो मैंने z के अकाउंट को क्लोज कर दिया, और z की बुक्स ऑफ अकाउंट में x का क्या रोल था, सर z उसको अपना डेटर मानता था, डेटर कम हो गया, डेटर यानी कि एसेट कम हो गया, एसेट कम हो गया तो क्या हो जाता है, क्रेडिट। ये मैं उन्हीं रूल्स के हिसाब से डेबिट और क्रेडिट के आपको बता रहा हूं जो मैंने लास्ट क्लास में आपको क्लियर के हिसाब से समझाए थे। मैं गिवर और रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूं, ठीक है जी। तो चाहे आप मॉडर्न अप्रोच लगाएं या ट्रेडिशनल अप्रोच लगाएं, आंसर रिमेन सेम। ठीक है जी, ओके। तो कोई दिक्कत इसमें, लिखिएगा यहाँ पे नरेशन के अंदर, बीइंग बी आर
एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में नरेशन लिखिएगा, बीइंग बीआर ट्रांसफर टू मिस्टर जेड, मिस्टर जेड ए क्रेडिटर वर्थ रुपीज 1,20,000 इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट। यानी कि हमने आम इंसान को अपनी जर्नल एंट्री में बता दिया है कि हमने एक्स ने जेड का काम तमाम कर दिया है, उसके अकाउंट को क्लोज कर दिया, फुल सेटलमेंट लिख दिया ना आपने। ओके, आगे यहां पे लिखना जरा, बीइंग बीआर रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, being BR received from X a debtor worth rupees 1,20,000 in full settlement। ये जो आपने इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा ना मेरा बोला हुआ being BR transferred, इसको एंडोज वर्ड लिखो और अच्छा लगेगा, ट्रांसफर भी गलत नहीं है, बीइंग बीआर एंडोज्ड। जो इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने ट्रांसफर्ड वर्ड यूज किया ना, उसको एंडोज लिखो और अच्छा लगेगा। हाँ बेटा क्या पूछ रहे, यही पूछ रहे थे, ठीक है जी। और सुनो, अब ड्यू डेट पे फोर्थ एंट्री के अंदर मिस्टर एक्स के मुंह पे टेप लगा दो, क्यों, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब ट्रांजैक्शन किसके और किसके बीच में होगी, वाई और जेड के बीच में होगी, ठीक है जी। तो जेड जो है वो वही एंट्री बना देगा जो हमेशा से एक्स बनाता था, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, और ये तो बेचारा हमेशा से सेम ही एंट्री बनाता आ रहा है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कितने के लिए, 1,00,000 रुपए के लिए। ये अमाउंट तो मालूम है ना आप लोगों को, ऊपर मैंने लिखे नहीं थे, 1,20,000 और 1,20,000। यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 20,000 और यहाँ पे 1,20,000, और यहाँ पे कितना आएगा 1 लाख, ठीक है ना। तो ये चारों केस जो है ये पूरे हो गए, किसके, ऑनर के, बिल ऑनर की। अब डिसऑनर की बारी है, अब बिल डिसऑनर की बारी है, यानी कि यहाँ पे जो ड्रॉई है उसकी बदमाशी का टाइम आ चुका है। कहता है बहुत शरीफ बन के देख लिया, ये दुनिया जीने नहीं देती, आओ थोड़ा बदमाश बनो। फिर इसको पता लगेगा कि बदमाश बन के भी कोई फायदा नहीं है, अगेन बनना तो शरीफ ही पड़ता है ना, बिल्कुल। जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं, शरारती होते हैं, बदमाश होते हैं, फिर हम थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है ना। नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने, बचपन में हम शरीफ होते हैं, प्यारे से होते हैं, क्यूट से होते हैं, बड़े होते हैं थोड़े से बदमाश हो जाते हैं, फिर जब मेरी एज में पहुंचते हैं वापस से शरीफ होते हैं, क्योंकि शराफत का ही जमाना है, शराफत के बिना काम ही नहीं चलेगा। अच्छा, तो देखो हम क्या करेंगे, इसका मतलब समझे जो मैंने बोला तुम्हारे को, इसका मतलब ये है कि एट द एंड ऑफ डे मिस्टर वाई को जो है वो पे करना ही पड़ेगा, डिसऑनर होने के बाद भी। या तो वो कोर्ट से ऑर्डर लेने के बाद में पे करेगा, या फिर वो विजय माल्या बन जाएगा। विजय माल्या का मतलब भगवान, भगोड़ा। अच्छा, मैंने तो भगवान कौन बोल रहा है, भगोड़ा। अच्छा, भगोड़ा जब वो बन जाएगा तो उसकी क्या जनरल एंट्री होगी उसी टाइम देखेंगे, जानने के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है ना। ये भी इंटरेस्टिंग है ना कि वो अपनी जनरल एंट्री में क्या लिखेगा। चलो 1 मिनट के लिए डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि ये आगे आने वाला है। मैंने इनको पैसे देने थे और इन्होंने मुझसे पैसे लेने थे, अगर मैं इनको पैसे ना दूं तो ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख देते हैं बैड डेट्स। मैं क्या लिखता हूं, बैड डेट्स दिए, मैं चोर हूं, मेरी इनकम हो गई। अरे डिस्काउंट रिसीव करता हूं तो इनकम साइड दिखा देता हूं, किसी को बैड डेट्स दूंगा तो भी मेरी इनकम ही है, एक तरीके से उसको क्रेडिट करूंगा,
करना चाहिए ना, खुशियां मनानी चाहिए। और खुशियां मनाते समय मैं क्या कह रहा हूं, मैंने उसके पैसे खा लिए, आगे से मुझे कोई पैसा ही ना दे, ऐसा तो मैं काम नहीं करूंगा ना। तो मैं क्या बोलूंगा बताओ, कोई आइडिया है किसी को कि क्रेडिट साइड पे कोई चीज आएगी, क्या आएगी? बैंकरप्सी फाइनल वो करेंगे। अच्छा ठीक है, और सर राइट ऑफ कर देंगे क्रेडिट कार्ड को। राइट ऑफ तो उसने पूरा का पूरा ही कर दिया। ऐसा नहीं है सर, राइट ऑफ सिर्फ एसेट्स होते हैं सर, क्रेडिटर कब से राइट ऑफ होने लग गए? अगर क्रेडिटर राइट ऑफ होने लग गए तो हम किसी को पे ही नहीं करना चाहेंगे। हाँ भाई सामान दियो जरा, सोचो, मैं इनको कह रहा हूँ हाँ भाई सामान दियो जरा, हाँ जी सर ठीक है, पैसे सर पैसे, मैंने राइट ऑफ कर दिया। क्या अकाउंटेंसी है यार, गजब। बोलो ना, एंट्री नहीं करेंगे। करेंगे सर, एंट्री तो होगी। मैं बताऊं, डेफिशिएंसी अकाउंट खुलेगा, यानी कि विजय माल्या ये कहता है मैं देना तो चाहता हूं पैसे, लेकिन मजबूर हूं, दे नहीं पा रहा हूं। डेफिशिएंसी अकाउंट ओपन करेगा तो वहां पे क्रेडिट साइड पे आएगा डेफिशिएंसी अकाउंट, बाय डेफिशिएंसी अकाउंट। यानी कि क्रेडिटर को अगर हमें पैसे पे करने हैं, मान लो कोई मेरा क्रेडिटर है 1 लाख रुपए के लिए और इसको सिर्फ 60 पैसा 1 रुपये में पे कर पा रहा हूं, यानी कि 60% डेट्स को ही मैं बियर कर पा रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और रिमेनिंग 40% में डेफिशिएंसी अकाउंट। यानी कि चोरी भी कर ली और किसी को कानो कान खबर भी नहीं है। डेफिशिएंसी अकाउंट ओपन करते हैं बेटा, ठीक है, ओके। छुट्टियां मत मारा करो, तुम्हारी ज्ञान वृद्धि हर क्लास में होगी पक्का। मतलब सर आज तो दूसरी क्लास है हमारी, हमारे को ऐसे क्यों कह रहे हो? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट बना रहेगा ना तो काम चलता रहेगा बढ़िया तरीके से। दिस इज डिलीवरी। क्या मैं कह रहा था, डिसऑनर। अब देखो, अरे देवा रे देवा, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे जनरल एंट्री लिख दी, उसको मिटा दिया। बोर्ड पे पढ़ाने का ना यही नुकसान, डिजिटल बोर्ड होना 1 सेकंड में नीचे खींच लेते, ऊपर कर देते हैं, फिर बना देते हैं। हाँ सर लगवाएंगे, अभी आपकी जेब काटती, अभी आपसे 3-4 लाख रुपए लेंगे ना जब, तो लगवाएंगे यहाँ पे। कह रहे डेफिशिएंसी अकाउंट में लगवा लो पहले। देखो जी, सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से सुनना। ये भाई साहब मिस्टर एक्स थे और ये मिस्टर वाई थे। गुड सेल की, और मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को मैं वही देख रहा हूँ, मुझे हवा क्यों आ रही है। छोटा है ना रूम तो थोड़ा सा ह्यूमिड हो जाती है, इसी के बावजूद आगे वाले को तो हवा ही नहीं आती। अच्छा सुनो, तो ना ये मिस्टर एक्स थे, ये मिस्टर वाई थे। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 10 लाख रुपए का गुड सेल किया। मिस्टर वाई ने प्रॉमिस किया टू पे, प्रॉमिस टू पे आफ्टर 4 months। ठीक है जी। अब क्या हो रहा है, अब हो ये रहा है कि मिस्टर एक्स जो हैं वो मिस्टर वाई के पास में जा रहे हैं ड्यू डेट पे, और मिस्टर वाई रिफ्यूज कर रहे हैं पे करने के। मिस्टर वाई रिफ्यूज टू पे ऑन ड्यू डेट। डीडी मतलब डिमांड ड्राफ्ट नहीं है, ड्यू डेट। ठीक है जी, ओके। अच्छा
तो यानी कि मिस्टर वाई ने क्या बोला मिस्टर एक्स को, जा पैसे नहीं देता, कर ले जो करना है। मिस्टर वाई कहते हैं, मिस्टर एक्स कहते हैं देखो ठीक नहीं है भाई साहब ये बात, ऐसा मत करो आप, क्योंकि जो मैं कर सकता हूं अगर मैं वो करूंगा तो आपको काफी तकलीफ होगी, दुख होगा, पीड़ा होगी। तो मिस्टर वाई कहते हैं ये मैंने बहुत देखी है धमकियां, जाओ जो करना है कर लो। हमारे चाचा विधायक, तो मिस्टर एक्स कहते हैं अच्छा भी दिखाते हैं तुम्हारे। तो उन्होंने क्या किया, एंड मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स वेंट टू कोर्ट एंड पेड नोटिंग चार्जेस ₹10,000। नोटिंग चार्जेस मींस केस फाइल करने के लिए उसने एडवोकेट को फी दी या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन की, उसके खर्चे। ओके, तो मिस्टर वाई के अगेंस्ट नोटिंग चार्जेस पे कर दिए, और एज पर द ऑनरेबल जज, एज पर द ऑनरेबल कोर्ट, मिस्टर वाई को ये ऑर्डर दिया गया कि आप मिस्टर एक्स को न केवल ₹10 लाख पे करेंगे बल्कि नोटिंग चार्जेस भी पे करेंगे। तो मिस्टर भाई कहते क्यों सर, मैं क्यों पे करूं इसको ये? तो वो कहते हैं, उनको एक्सप्लेनेशन दी गई, अगर आपने इनको टाइम से पे कर दिया होता तो इनको यहाँ पे आकर के ये खर्चे उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये आपकी ही वजह से इन्होंने खर्चे किए हैं, तो आप ही इसको बेयर करेंगे, इसलिए आपको पे करना पड़ेगा। अब जाते जाते ना मैंने जज को एक और बात बोल दी, मैंने कहा ये ना पता सर क्या कह रहा था, हमारे चाचा विधायक। तो जज मेरे को कहता यार चुप रहना, रहने दे, वैसे उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी हमने, उसको रो तो लेने दे। बात समझ में आई? तो चाचा विधायक से कुछ नहीं होता। ओके, ये नोटिंग चार्जेस कौन पे कर रहा है? आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? ये नोटिंग चार्जेस कौन पे कर रहा है? अच्छा उस टाइम नेक्स्ट पे कर रहा है एक्स, बियर कर रहा है वाई। ये बात समझ में आती है? कैसे? तुम्हारे को कोई जरूरत होती है, पापा बहुत दूर जा रहा हूं कोचिंग लेने, एक बाइक दिला दो या एक गाड़ी दिला दो। पापा ने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम ले लो, मैं पैसे तुम्हें दे दूंगा। तुमने एक बाइक खरीद ली, मान लो 1.5 लाख रुपए की, वो तुमने पैसे पे किए हैं, अल्टीमेटली तुम्हारे को रियम्बर्समेंट हो गई है पापा के द्वारा, तो इसका मतलब पापा ने वो एक्सपेंस इनकर्ड किए हैं, और पे किए हैं किसने? तुमने। पेड बाय मिस्टर एक्स एंड बियर बाय इनकर्ड बाय मिस्टर वाई। सर ये क्या कहना चाहते हो? पैसा तो घर से ही जा रहा है ना, या आप डबल डबल एंट्री क्यों बना रहे हो? हाँ वो तुम्हारे केस में जा रहा है एक ही घर से, लेकिन यहाँ पे तो ये 2 अलग अलग घर से थे ना। तुम्हें पता है ये जो मिस्टर एक्स है ना, ये मिसेस एक्स का हस्बैंड है, और ये मिस्टर वाई जो है ना, मिसेस वाई का हस्बैंड है। तो ये दोनों एक घर से नहीं, अलग अलग। सर इनकर्ड बेड में क्या डिफरेंस होता है? क्या? हाँ, अब मैं यही बताने वाला हूँ कि इनकर्ड और पेड में क्या डिफरेंस होता है। वो दोनों को समझ में आ गई ये बात, अब हंस रहे हैं वो वाइफ की बात। सर मैं इनकर्ड और बेड में नहीं, उसमें कोई नहीं, मैंने सिर्फ लैंग्वेज को चेंज किया, इनकर्ड और बेयर एक ही बात। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था सर, जब कोई पे करता है ना तो उसका सिर्फ कैश कम होता है, और जब कोई इनकर्ड करता है ना तो उसका एक्सपेंस भी बढ़ता है। देखो देखो मैं समझाता हूं ध्यान से, भूल जाओ इस पॉइंट को। मान लो तुमने रेंट पे किया था, तुम्हारा रेंट तुम्ही ने पे किया था और तुमने ही बेयर किया था, यानी कि इनकर्ड किया था, तो तुम क्या जनरल एंट्री बनाते हो? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। पहले तुमने ये पे करने की एंट्री, बाद में उसको तुम चार्ज करते हो ना P&L अकाउंट में, यानी कि इनकर्ड करते हो, यानी कि बियर करते हो, तो वहां क्या लिखते हो? P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अब रेंट कहां चार्ज हो रहा है? जाके P&L अकाउंट में। ठीक इसी तरीके से हम क्या कह रहे हैं, पे कर रहा है ये एक्स, और पे इसको बेयर कौन करेगा? इनकर्ड कौन करेगा? आइए, ठीक है, नहीं 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 चाय नहीं चाहिए,
गर्मी में चाय क्यों पूछते हैं ये? चाय या कॉफी किसी को गर्मी की पूछनी नहीं चाहिए, लस्सी पूछनी चाहिए, ठंडी चीज। अच्छा जी, खैर ये चीजें बीपी को और बढ़ा देती हैं। लस्सी से भी नींद आ जाती है, हाँ ये भी बात सही है, लेकिन जो बंदा खड़ा रहेगा ना, एक्टिव रहेगा, उसको नहीं आएगी, उसको हजम हो जाएगी। ऐसा नहीं, तेरे को नींद आ जाती है? खेलने कूदने वाली उम्र है, अभी तो सोने का कोई मतलब ही नहीं। आप सोओगे तो बाद में सोते ही रहोगे, मतलब बाद में जागोगे, है नहीं? सर यही सुनते आ रहे हैं हम हमेशा से, बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि अभी मेहनत कर लो, बाद में सुख है। ये बाद आता ही नहीं है, जीवन में कभी नहीं आएगा, मेरी लाइफ में नहीं आया सर। लेकिन बाद में ना तुम्हारे साथ में पता है क्या होगा, मजा आने लग जाएगा, आराम तब भी नहीं मिलेगा। मेरा एक स्टूडेंट पता है क्या कहता सीए कंप्लीट होगी ना, थार लूंगा सर, ऐसे ऐसे गेड़ियां मारा करूंगा, पंजाब का था, ऐसे ऐसे गेड़ियां मारा करूंगा। मैं कहा जिस दिन तेरे पास थार लेने के पैसे आ गए ना, गेड़ियां मारने का दिमाग से निकल जाएगा, क्योंकि पैसा ही उस काम से आएगा तेरे, जब तू वो थार लेके गेड़ियां मारने वाला कंसेप्ट छोड़ देगा। मैंने कहा थार में पता है तू क्या लेने जाया करेगा, बच्चों के डायपर। मैंने भी तो सोचा था, और मैं क्या कर रहा हूं वो मुझे ही पता है। तो ये थार आ जाएगी, लेकिन गेड़ियां नहीं मार। अच्छा जी सुनो, तो जी हम कह रहे थे ये जो नोटिंग चार्जेस है इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। नोटिंग चार्जेस के बारे में लिखते हैं। ये नोटिंग चार्जेस पेड बाय, एक सेकेंड ठहरो, यहां नहीं लिख रहा मैं, ये जो नोटिंग चार्जेस हैं ये पेड बाय मिस्टर एक्स है, और इन अजी इनकर्ड बाय मिस्टर वाई। अब पेड बाय मिस्टर एक्स है तो इसमें इनका कैश डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि कैश क्रेडिट हो जाएगा। और इनकर्ड बाय मिस्टर वाई है तो इसमें इनके एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, यानी कि एक्सपेंस नोटिंग चार्जेस के नाम से डेबिट हो जाएगा। ठीक है जी, तो उनके केस में नोटिंग चार्जेस कैश के नाम से आएगा। क्यों? क्योंकि उनका कैश गया है, उनका एक्सपेंस नहीं बढ़ा, इनका एक्सपेंस बढ़ा है, जिसका कि नाम क्या है, नोटिंग चार्जेस। तो नोटिंग चार्जेस के नाम से इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट होगा। पूरे के पूरे केस को बना लो फटाफट से। हाँ जी बच्चों सुनो, तो क्या मैं कह रहा था आप लोगों को, इसकी जनरल एंट्रीज लिखेंगे। अब ये केस पूरा हो गया है, ठीक है। नोटिंग चार्जेस उसने पे किए, और नोटिंग चार्जेस पे करने के बाद में आगे की एक और लाइन लिखी हो क्वेश्चन में तो ठीक है, और नहीं लिखी हुई हो तो हम ऐसे करेंगे। सबसे पहला क्या होगा, ये नंबर 1, ठीक है जी, ये नंबर 2, ये नंबर 3 रिफ्यूज वाला और नोटिंग चार्जेस वाला, और नंबर 4 वाई पेड रुपीज 10,10,000 टू मिस्टर एक्स। ठीक है जी, ऐसा लिख देंगे। फिर फाइनली उसने पे कर दिया, हैप्पी एंडिंग हो गई लास्ट। ठीक है, ये आप लोगों ने सारा बना लिया था। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उन्होंने ये वाला पोर्शन भी बना लिया होगा। अच्छा जी, चलिए अब जनरल एंट्रीज लिखिएगा। फर्स्ट 2 जनरल एंट्रीज रिमेन सेम। फर्स्ट 2 जनरल एंट्री रिमेन सेम। एक्स और वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं हम। एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में नंबर 1 क्या लिखेंगे हम, वाई डेबिट टू सेल्स, वाई डेबिट टू सेल्स।
और वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। ठीक है जी। नंबर 2 आप लिखेंगे एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। लिख क्यों नहीं रहे हो? लिख चुके हो, अच्छा ठीक। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, और वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या लिखेंगे? एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब सुनो बात, अब अपने पेन को ऐसे कैफ लगा दो, है ही नहीं तो टिक करके बंद कर दो, नहीं तो अपनी जेब में डाल दो, कुछ भी करो उससे कुछ लिखना नहीं, ठीक है। अब सुनो एक बात, बिल को पे करना चाहिए था इस ड्यू डेट पे नहीं किया गया, क्या इस बिल की कोई रेलेवेंस रहेगी? क्या ये एक्सपायर्ड नोट नहीं हो जाएगा? ये एक्सपायर हो गया, जिसके पास जहां पे भी था वो एक्सपायर हो गया, यानी कि मिस्टर वाई की लाइबिलिटी एक्सपायर हो गई क्योंकि आज इसको ऑनर नहीं किया गया, और मिस्टर एक्स का एक एसेट एक्सपायर हो गया जिसका कि नाम बिल्स रिसीवेबल था, तो उसने अपनी वैल्यूज को खो दिया, यानी कि वो लाइबिलिटी जो है अब एक्सपायर हो गई है। दैट डजंट मीन कि वो कन्वर्ट नहीं हुई है, उसका मतलब है पैसे तो हमें देने पड़ेंगे बाद में, लेकिन एक रिवर्सल एंट्री बन जाएगी क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका है। यहाँ पे उसकी लाइबिलिटी एक्सपायर हो चुकी है और यहाँ पे उसका एसेट एक्सपायर हो चुका है। एक्स के हाथ में बीआर एक्सपायर हो चुका है, बीआर कम हो गया, खत्म हो गया, निल वैल्यू पे आ गया क्योंकि उसको ऑनर नहीं किया गया, तो बीआर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और बिल्स पेबल एक्सपायर हो गया तो वो क्या हो जाएगा? निल वैल्यू पे आ जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो आप लोग नेक्स्ट एंट्री लिखिएगा, आप लोग नेक्स्ट एंट्री लिखिएगा, एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में और वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने जो नेक्स्ट एंट्री लिखनी है वो है ये क्या कहेगा? टू बी आर, क्योंकि एसेट खत्म हो गया, और ये क्या कहेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। अभी लिखना मत, मैंने बोला मत लिखो, मत लिखो, अभी 2 मिनट है। अच्छा मैंने ही कहा था क्या? सॉरी सॉरी। अच्छा इधर देखो, अभी मैं ना गलत लिखूंगा, तुम अगर नोट कर लोगे तो तुम्हारा भी गलत हो जाएगा। हमें ना रिवर्सल एंट्री बनानी, रिवर्सल एंट्री बनानी है। रिवर्सल एंट्री हमने क्या कर दी जी? जो अभी अभी हमने एंट्री लिखी है उसी की रिवर्सल बनानी है, तो हम क्या कह देंगे जी? बी आर, और यहाँ पे किसका? वाई का नाम, वाई डेबिट, और ये क्या लिख देगा? बोलेगा 2x, यानी ये उसी की रिवर्सल है। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे बी आर और बीपी एक्सपायर हुए हैं, लेकिन क्या वाई ने एक्स को उतना ही अमाउंट देना है जो बिल्स पेबल में देना था? क्या एक्स ने वाई से उतना ही अमाउंट लेना है जो कि बीआर में मुकर्रर था? 10,000 एक्स्ट्रा है ना, इसका मतलब रिवर्सल बनेगी लेकिन नोटिंग चार्जेस के साथ। हाँ सर ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? वाई डेबिट फॉर 10,20,000 था या 10 था? 10 था, 10,10,000 रुपीज। बीआर कितने से? सर 10 लाख रुपए से, तो रिमेनिंग क्या? टू कैश अकाउंट। अब कोई अगर इसको अलग अलग पढ़ेगा ना तो ऐसा लगेगा जैसे भाई को हमने कैश दे रखा है, लेकिन ये कैश नहीं है। इस चीज की जस्टिफिकेशन हम कहां देंगे? नरेशन में देंगे। हमने भाई को कैश नहीं पे किया, हमने भाई से कैश लेना है, उसको हम नोटिफाई करेंगे अपनी नरेशन में। अच्छा वाई क्या बोलेगा? वाई ये बोलेगा मैंने एक्स को पैसे देने हैं 2x। कितने पैसे देने हैं सर? 10,10,000, ठीक है ना? 10,10,000 देने, ऐसा वाई बोलेगा। क्या सिर्फ बिल्स पेबल के? नहीं सर, बिल्स पेबल तो 10 लाख तक था। 10,000 रुपए के एक्सपेंसेस थे, किसके नाम से? नोटिंग चार्जेस के नाम से। तो मैंने अभी बताया था आप लोगों को
कि ये पे किए हैं मिस्टर वाई मिस्टर एक्स ने, इसलिए उनके नाम से कैश के नाम से उनका कैश कम हो रहा है, और ये बेयर किए हैं यानी कि इनकर्ड किए हैं मिस्टर वाई ने, इसलिए वो डेबिट हो रहा है। ठीक है जी, ओके। इस जर्नल एंट्री में कोई दिक्कत कि सर ये अमाउंट डेबिट क्यों हुआ, ये अमाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, जल्दी से बता दो, कोई दिक्कत है? सर एक्स में पहले नोटिंग टू कैश और वाई में नोटिंग क्या एक्स की बुक में हाँ पहले नोटिंग चार्जेस टू कैश हाँ, और फिर वो वाई से वो नोटिंग, ये कंबाइंड एंट्री है उसकी। तो लेकिन हमारी बुक्स में ये नोटिंग चार्जेस शो नहीं हुआ है। हाँ, यहाँ नोटिंग चार्जेस नहीं, सिर्फ कैश ही शो हुआ, वो जनरल एंट्री नरेशन में दिखाएंगे। यहाँ पे लिखिएगा नरेशन में, बीइंग बिल डिसऑनर, बीआर डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड ₹10,000। ठीक है जी, और वाई पे लिखेंगे बीइंग बिल्स पेबल dishonored and noting charges incurred। आप जो कह रहे हैं ना, उसमें पता क्या होता है, पहले नोटिंग चार्जेस लिखे जाते हैं, बाद में उसके ऊपर शिफ्ट किए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डबल एंट्री सेम ही बना रहे हैं कि कैश को ही नोटिंग चार्जेस माने, क्योंकि उसकी नरेशन में हम जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। वाई का नरेशन होगा बीइंग बिल्स पेबल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस इनकर्ड। ये इनकर्ड वर्ड यूज करेगा और ये नोटिंग चार्जेस पेड वर्ड यूज करेगा। ठीक है जी, ये नोटिंग चार्जेस पेड वर्ड यूज करेगा और ये नोटिंग चार्जेस इनकर्ड वर्ड यूज करेगा। ठीक है, ओके सर हाँ जी सर। सो नोटिंग चार्जेस या कोई और वर्ड यूज कर सकते नहीं सर, कोई और वर्ड नहीं, कोई बैंक चार्जेस नहीं, कोई कोर्ट चार्जेस नहीं, नोटिंग चार्जेस ही लिखना है। सर? हाँ जी सर। सर उस टाइम वाई जो है सो कोर्ट में एक्स्ट्रा टाइम मांग सकता है। वाई एक्स्ट्रा टाइम जो मांगता है वो कोर्ट से मांग सकता है या नहीं मांग सकता, लेकिन वो एक्स से मांग सकता है। हमारा नेक्स्ट केस है रिन्यूअल ऑफ बिल का, उसमें वो मांगेगा। कोर्ट से तो कुछ भी मांगा जा सकता है सर, हाथ जोड़ करके, और अगर बीइंग हर्ड के बाद में अगर ये चीज सही हो तो कोर्ट भी जस्टिफिकेशन, उसकी जस्टिफिकेशन के ऊपर टाइम एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन फिर उसको शायद इंटरेस्ट भी पे करना पड़े। ठीक है, उस एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में। अच्छा चलो ये आगे इसको हटा दो। अच्छा सुनो, ये मिस्टर एक्स, ये मिस्टर वाई, मतलब वो रिन्यूअल ऑफ बिल को मैं नेक्स्ट नहीं आगे करूंगा, अभी डिसऑनर के 4 केसेस में करूंगा। फिर एक हो चुका है हमारे पास में, उसकी हेडिंग क्या डाली है आपने? डिसऑनर ऑफ बिल व्हेन बिल रिटेन्ड बाय ड्रॉअर। डिसऑनर ऑफ बिल व्हेन बिल रिटेन्ड बाय ओनर और ड्रॉअर। फोर्थ एंट्री पास नहीं करी? अच्छा पेमेंट वाली, यहाँ पे फोर्थ भी लिखा हुआ था। हाँ ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा लिखा था वहां पे। तो आप अपनी बुक्स में, आप अपनी कॉपीज में लास्ट में एंट्री लिख दो, एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश अकाउंट डेबिट टू वाई, कितने के लिए? 10,10,000 के लिए। और वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री लिख दो एक्स डेबिट टू कैश अकाउंट। केस 1 की हेडिंग है डिसऑनर ऑफ बिल व्हेन बिल रिटेन्ड बाय ड्रॉअर। डिसऑनर ऑफ बिल व्हेन बिल रिटेन्ड बाय ड्रॉअर। ठीक है,
क्या बात कर रहा था मैं क्यों मेरी मौसी की लड़की। अच्छा सुनो, सारे ना मतलब पढ़ाते समय कोई बात सुन रहा हो नहीं सुन रहा हो, किसी बच्चे को पर्सनल जाकर के कोई मैं करेक्शन कर रहा हूँ या उसकी कॉपी में कुछ कर रहा हूँ, सारे उधर देखेंगे ये क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है इसको। जो जनरल मिल रहा है ना उसके ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं होता। हाँ हाँ ये तो आता है। जो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना ये क्या बता रहा है, कौन सी सोने की अंगूठी दी जा रही है, हमें भी मिलनी चाहिए। अच्छा जी देखो नेक्स्ट, पहले हेडिंग लिखो सर, इस पेज को छोड़ दो प्लीज। जहां पे भी आपका खत्म हो जाता है ना एक केस, उसको छोड़ दिया करो, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे ना इसको कुछ ना कुछ वहां लिखोगे। हाँ इतना सारा छोड़ दो गुप्ता जी। कह रहा मैं चौधरी हूँ तो तू तो 4 पेज छोड़। अच्छा सुनो सुनो सुनो, तो ना अगली आपने हेडिंग क्या लिखी, अगली हेडिंग मैंने क्या बोली थी नहीं बोली थी, लिखो जी डिसऑनर ऑफ बिल, डिसऑनर ऑफ बिल when bill sent for collection, when bill sent for collection। अब मिस्टर एक्स ने गुड्स बेची थी वर्थ ₹5 लाख, और मिस्टर वाई ने पे किया था, प्रॉमिस किया था टू पे आफ्टर 4 months। और इन्होंने क्या किया था, बैंक के पास जाकर के एक गुजारिश की थी कि सर आप ये मेरा बीआर ले लीजिए, मेरे रिप्रेजेंटेटिव की तरह से वाई के पास जाइएगा, क्योंकि मैं कमाने में विश्वास रखता हूं, कलेक्शन एजेंट नहीं बनता खुद के लिए भी। पैसा कमाने में टाइम दो, पैसा निकलवाने के लिए बंदे रखो। तो ये बंदा इसने क्या रखा, बैंक। आप मेरे रिप्रेजेंटेटिव की तरह जाइए, जो भी नॉमिनल चार्जेस होंगे उसको हम पे कर देंगे, और आप जाके ड्यू डेट पे वाई से पैसा ले आइएगा। तो ये इनको बीआर ट्रांसफर कर देते हैं, बीआर ट्रांसफर कर देते हैं कि जाओ और जाकर के ड्यू डेट पे उसको उसके साइन दिखाओ और मेरा पैसा मेरे पास में ले आओ। अब नॉर्मल केस में हैप्पी एंडिंग के साथ होने क्या वाला था, मिस्टर वाई बैंक को पैसे पे कर देते और मिस्टर बैंक जो थे, मतलब जो बैंक एम्प्लॉय था वो मिस्टर एक्स की बैंक में इसको डिपॉजिट कर देते। लेकिन अब हुआ क्या, ऑन ड्यू डेट मिस्टर वाई रिफ्यूज टू पे। अब ना रिप्रेजेंटेटिव भी नोटिंग चार्जेस पे कर सकता है और प्रिंसिपल भी कर सकता है, लेकिन हम ये कहते हैं जब प्रिंसिपल बैठा है ना तो रिप्रेजेंटेटिव क्यों करेगा। मतलब 1 मिनट के लिए बात सुनो मेरी, जो बैंक एम्प्लॉय था, ध्यान देना दोनों केसेस में, जो बैंक था वो अभी किसकी तरह एक्ट कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव की तरह। क्या बैंक इतना पेन लेना चाहेगा कि जाए और भाई के अगेंस्ट केस फाइल कर दे कि जी इन्होंने मिस्टर एक्स के पैसे नहीं दिए। वो कहेगा मैं क्यों करूं तुम्हारे लिए, मैं लेने गया था यही बड़ी बात है। अब केस फाइल करूं, फिर केस लड़ूं, फिर पैसे निकलवाऊं, फिर तुम्हें दिलवाऊं, मैं नहीं कर रहा इतना। जनरली ऐसा होता है। हाँ लेकिन अगर बिल डिस्काउंटेड का केस होता ना तो पेन किसके ऊपर होता था, एक्स के ऊपर होता था, सॉरी बैंक के ऊपर होता था। तो बैंक भी क्या कर सकता है, वाई के ऊपर केस फाइल कर सकता है। लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यही होता है कि बैंक मुंह लटका करके वापस से एक्स के पास आ जाता है, यानी कि रिवर्स कर देता है। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, डिसऑनर हो गया तो रिवर्सल दे दिया इसने, बीआर वापस से दे दिया, रिवर्स कर दिया। ठीक है जी, किसको, एक्स को, और एक्स ने नोटिंग चार्जेस पे किए।
and noting charges paid by X। ठीक है जी, कितने थे? ₹10,000। ₹10,000 के नोटिंग चार्जेस जो थे वो पे कर दिए गए मिस्टर एक्स के द्वारा। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, जल्दी बोलो। सिर्फ इतना बोला मैंने कि अब की बारी पैसा लेने के लिए कौन गया था? बैंक गया था। बैंक को पैसा नहीं मिला था तो बैंक मुंह लटका करके वापस आ जाता है एक्स के पास में, और एक्स नोटिंग चार्जेस पे करता है किसके खिलाफ? मिस्टर वाई के। ओके, जनरल एंट्रीज लिखते हैं, इसको बना लो पहले ऐसे। ठीक है जी, फर्स्ट एंट्री लिखना सर। फर्स्ट एंट्री लिखना सबसे पहले सेल और परचेज की सेम सेम ही लिख दो। अब तो तुम, मेरे को पता है आधे बच्चे ये लिख रहे होंगे सेम एज बिफोर, सेम एज बिफोर। फर्स्ट टू एंट्री सेम एज बिफोर, दोनों की बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है ना सर? थैंक यू सर, आपने हमारी मेहनत बचाई, हम भी आप ही के जैसे आलसी हैं। अच्छा देखो, थर्ड एंट्री लिखते हैं। थर्ड एंट्री पे क्या हुआ था ये देखो, फर्स्ट ये था, सेकंड ये था, थर्ड ये था। तो थर्ड एंट्री क्या बनेगी जी? थर्ड एंट्री बनेगी, पहले तो किस किस के बीच में बातचीत हो रही है? क्या वाई के साथ में कोई बात हो रही है? नहीं। वाई के मुंह पे टेप लगा दो, वाई को डैश लगा दो वाई के कॉलम में, और एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में हम क्या लिख देंगे? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। वाई एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या लिखेंगे हम? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर, यानी बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। क्या बेटा क्या कह रहे थे? 5 लाख की अमाउंट। हाँ जी सर, 5 लाख की अमाउंट टू बीआर। एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में ये एंट्री है, नरेशन होगी, बीइंग वही वाली होगी जो मैंने लास्ट क्लास में लिखवाई थी, फिर भी लिख लो, बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक, बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक। इस सिचुएशन में तो बैंक से कलेक्टिंग एजेंसी तो हाँ जी, एजेंसी है वो। ठीक है, अच्छा अब ड्यू डेट आएगी, और ड्यू डेट आएगी तो ये रिफ्यूजल होगा। अब रिफ्यूजल होगा तो बैंक छोटे बच्चे की तरह से वापस इसके पास आ जाए। तो एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री होगी? रिवर्सल की एंट्री होगी। अभी अभी जो आपने एंट्री लिखी ना, वो ड्यू डेट पे उसकी रिवर्सल होगी। क्या एंट्री बनेगी जी? बीआर अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। दैट डजंट मीन कि ये बीआर वैलिड हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमने बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट जो ओपन किया था फॉर द टाइम बीइंग, उसको आज हम बंद कर रहे हैं डिसऑनर की एंट्री के साथ। यानी कि बैंक ने जो बीआर एनकैश करवाना था हमारे नाम पे वाई से, वो बैंक ने ला करके हमें वापस दे दिया है। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? बीआर अकाउंट, और ये सेम डे पे ही होगा जिस दिन रिफ्यूजल हुई होगी। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? बीआर अकाउंट डेबिट। एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री बनेगी? बीआर अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। यानी कि हमने ये एंट्री बीआर रिसीव करने के लिए और बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्रेडिट यानी कि बंद करने के लिए बनाई है। ठीक है सर, अब बीआर किसके पास? अब सिचुएशन क्या है? बीआर किसके पास आ गया? एक्स के पास आ गया, और वाई से उसने पैसे लेने हैं। हाँ जी मैम, फोर्थ एंट्री की नरेशन क्या होगी? रिवर्सल वाली की एंट्री, बीइंग बिल डिसऑनर and reversed by bank, being bill dishonor and reversed by bank। जो हो रहा है उसको नरेशन में लिख दो। ऐसा क्यों सोचते हो? मतलब क्या मुझे ये बताना चाहिए? मतलब वैसे आप लोगों से पूछ रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। स्कूल में काट देते, हाँ स्कूल में काट देते थे, मैं भी काट दूंगा 101%। लेकिन आप लोग, मैं मानता हूँ इतने बड़े हो गए कि ये केसेस की नरेशन आपको लिखनी आती है। खैर कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं।
So इसमें noting charges अगर next entry ना, नोटिंग चार्जेस कब पे होंगे? जब एक्स के पास चीज आएगी। अभी कौन सी की एंट्री की है मैंने? ये वाली एंट्री। तो मुझे लगा डिसऑनर हम उसमें लिख डिसऑनर हुआ है, ये एक्स को कब पता लगेगा? जब ये रिवर्सल आएगा, ठीक है ना? ओके, तो हम क्या कहते हैं, अब बिल डिसऑनर हो गया है, ये हमने लिखा, एंड रिवर्स्ड बाय बैंक। ओके, इसमें कोई शक? चले आगे चलते हैं। अब एक्स लेगा एक्शन। वाई कहता है, वाई को फोन करता है, हाँ भाई तूने पैसे देने थे, मेरे बंदे को पैसे नहीं दिए। कह रहा चाचा विधायक है हमारे। कहता अच्छा बताता हूँ, वही वाली कहानी रिपीट। तो अब एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री होगी जी? बोलना, जरा बोलना प्लीज। अगेन वही सारी एंट्रीज हो जाएगी जो हमने पिछले केस में की है। वाई डेबिट विद हिज चाचा, ठीक है ना, यानी कि नोटिंग चार्जेस। तो एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री हो जाएगी? चलो मैं लिख ही देता हूं, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो जाए तुम्हें। ये एक्स और ये वाई, ठीक है जी। वाई डेबिट टू बी आर टू कैश। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ मेरे को बताओ, कुछ पूछना है क्या? क्या हुआ बच्चों? यहां से कुछ आवाज आ रही थी। बोलो बेटा। ओके, कुछ पूछना हो पूछ लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम इतने बड़े नहीं हुए अभी। अच्छा सुनो, तो हमने क्या बोला? वाई डेबिट टू बी आर टू कैश, यानी कि यहाँ पे 5 लाख रुपए बी आर के और 10,000 रुपए किसके? 10,000 देना, हाँ 10,000 इसके। तो 5,10,000 मैंने किससे लेने हैं? वाई से लेने हैं, ऐसा एक्स कह रहा है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। और वाई क्या कह रहा है? कहता है मैंने देने हैं, तो वो क्या कहेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, यानी कि ये एक्स की सजा को वाई की सजा 5,10,000 रुपए, इसमें बिल्स पेबल के 5 लाख और 10,000 रुपए चाचा के, जो उसका विधायक था, ठीक है ना। ये 10,000 रुपए क्यों लगे? चाचा की वजह से ही तो लगे हैं ना, अहंकार में। अगर उसके चाचा विधायक ना होते तो वो पेमेंट कर देता। समझ में आई बात? ओके, यहां चाचा अकाउंट मत लिख देना कहीं। हाँ बेटा, एक सेकंड बेटा, उसकी क्वेरी सुनने दो। हाँ बेटा बोल। हाँ जी, हाँ वो ना हमारे कोर्स में नहीं है, मैं बताता हूँ। मैडम क्या पूछ रही है, पहले मैं आप लोगों के साथ में इसको डिस्कस करता हूँ। मैडम कहती है, पता है सर, आपने बिल सेंड फॉर कलेक्शन जो है, सुनो ध्यान से, बिल्कुल मुंडी ऊपर करके मुझसे नैना मिलाओ, इधर देखो सारे के सारे। मैडम क्या पूछ रही है, पहले ये बात सुनो। मैडम ये पूछ रही है, कहती है सर ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए मिस्टर एक्स ने बैंक को कोई चार्जेस पे किए होंगे। मैंने जवाब दिया कि हाँ सर ये होंगे, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है। लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरे को अकाउंट्स की नॉलेज है, तो मेरे को नॉलेज देनी चाहिए, चाहे कोर्स में है या नहीं है। बिल्कुल, तो एंट्री क्या हुई होगी? कल बताई थी मैंने, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, बैंक में से अपने आप कट जाते हैं वो। ओके, ये हमारे को नहीं करना क्योंकि हमारे केस में नहीं किया गया था। अब मेरे को जरा एक बात का जवाब दो। अब मैडम का नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मेरे पास, मैडम का नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। मैडम कहती है कि ना सर क्या ये बैंक चार्जेस भी हमारे को मिस्टर वाई से रिकवर नहीं करवा लेने चाहिए? यही पूछना चाह रहे थे। हाँ मेरे को तो पता है कि जो किसी मकसद से पूछ रहा है बच्चा, वो क्या पूछना चाहता है। तो मैडम ये पूछना चाहती हैं कि क्या ये बैंक चार्जेस भी वाई से रिकवर नहीं करवा लेने चाहिए? अब सुनो, मैं ना एक्स हूं और ये भाई साहब वाई हैं। मैं कह रहा हूं जज साहब इनकी वजह से ना मेरे को एक और खर्चा आया। ये नोटिंग चार्जेस तो मैंने पे किए थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपने दिलवा दिया, मेरे बैंक चार्जेस भी दिलवा दो। तो अपनी मर्जी से किया। हाँ, अब यहाँ पे जो जज है वो क्या कहता है? वो जज कहता है भाई साहब एक बात बताओ, आपको कहा था इसने कि रिप्रेजेंटेटिव करो अपॉइंट, आपको रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट नहीं करने चाहिए थे ना? आपकी अपनी विश थी ना, यानी कि एक्स को कह रहा है आपकी अपनी विश थी कि आपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया और उसको बैंक चार्जेस पे किए, इसने नहीं कहा था। इसलिए हम इसके ऊपर बैंक चार्जेस
नहीं, इससे रिएम्बर्स नहीं करवा सकते। लेकिन हाँ, अगर स्पेशल किसी केस में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सर बैंक चार्जेस विद नोटिंग चार्जेस भी रिकवर करवाए गए हैं, तो जितना अमाउंट रिकवर करवाया गया उसकी हम जनरल एंट्री करेंगे, और कुछ छोटी चार्जेस के साथ नीचे ऐड हो जाएगा। हाँ, ऐड हो जाएगा, वो नोटिंग चार्जेस के साथ ही ऐड हो जाएगा। यानी कि वो कहेगा कि चाचा जी आपकी वजह से नोटिंग चार्जेस तो लगे, साथ में बैंक चार्जेस और लग गए मेरे ऊपर, इसलिए आज के बाद आपका सिक्का नहीं चलाऊंगा। अब विधायक फंड खोल लो है। अच्छा जी, बात समझ में आई मेरी? तो बैंक चार्जेस ऑल्दो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है मैंने आप लोगों को बताया। ओके जी, आगे चलते हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से। हाँ, ये हो गया। इसके बाद में हम हैप्पी एंडिंग को एक्सपेक्ट करते हुए यहाँ पे क्या लिख देंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट एंट्री लिखो, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई, और वाई में क्या लिख देंगे, बोलो जी, एक्स डेबिट टू कैश या बैंक। और नरेशन तो पता ही होगा ना, ठीक है जी, हो गया ये। डन। अब क्योंकि मैं नेक्स्ट केस उठाऊंगा उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, टाइम तो है लेकिन पूरा नहीं है नेक्स्ट केस के लिए, तो इसको यहीं रोकते हैं अभी, आज के लिए इतना ही। आप एक काम कीजिए कि जो आपने अभी पढ़ा है मुझसे उसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। जी सर, आप हैंड रेज कर रहे थे। नहीं, आप आपके पीछे तो कोई भी नहीं। एक बार पढ़ लो बच्चों, जितना आज पढ़ा है उसको जरा देख लो, अगर प्रीवियस क्लास का भी कुछ पूछना है तो पूछ लो।